हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम करने वाले थे आपकी तृतीय परीक्षा जो तृतीय श्रेणी एग्जाम के लिए आपकी एग्जाम टेस्ट सीरीज होती है आपकी कलाम एकेडमी की। उस टेस्ट सीरीज का हम पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। पहले तो हम पाठ्यक्रम का एनालिसिस कैसे करे थे, एमसीक्यू के माध्यम से करे थे। और उसी पाठ्यक्रम का जो हमने एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस किया 7 दिन तक, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने जो एनालिसिस किया, उसका संडे को टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ताकि हम उस पाठ्यक्रम में और ज़्यादा सुधार भी कर सकें। क्योंकि कमेंट पर निर्भर करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो सब। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे, देखो आपका माइनर टेस्ट 7 था। आपका माइनर टेस्ट 7 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस माइनर टेस्ट 7 का जो पाठ्यक्रम था, माइनर टेस्ट 7 का जो पाठ्यक्रम था दोस्त, सबसे पहले देखो इसकी बात करते हैं। तो इस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले तो बात करें, पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। हमने 7 दिन तक एनालिसिस किया इनका, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक। और संडे को भी आपका राजवंश की क्लास ली थी हमने, जैसे आपकी सुबह क्लास हुई थी आपकी, जैसे जाट, बाठी, यादव और परमार राजवंश की क्लास आपकी हुई थी, जो आपकी इस टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका सिलेबस, जो पाठ्यक्रम था जो हमने एनालिसिस किया। देखो इन पूरे पाठ्यक्रम का एमसीक्यू के माध्यम से हम एनालिसिस पहले कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने पाठ्यक्रम का एनालिसिस एमसीक्यू ने किया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल से एक एक राजा महाराजा जितने भी थे, एक एक सभ्यता वगैरह थी, वो सारी डिटेल से समझाई गई है। तो यहाँ पर देखो मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स था आपका, मार्च और अप्रैल था आपका। तो मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि इस टेस्ट का सिलेबस क्या था, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हम 90% की बात करते हैं सबसे पहले। तो मार्च अप्रैल का करंट अफेयर्स था, ठीक है। दूसरा टॉपिक था आपका भाषा साहित्य से था आपका, भाषा साहित्य। और भाषा साहित्य की बात करें, राजस्थान की जो पेज नंबर था आपका 206, जो ये बुकलेट हम पहले एमसीक्यू के माध्यम से पूरी कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक था आपका, बात करें आपका राजस्थान के इतिहास में थे आपके, इतिहास में 2 टॉपिक थे। एक तो था आपका कालीबंगा क्या सभ्यता, जैसे 5 सभ्यताओं की बात करें हम, आपकी सभ्यता कर लेते हैं। आपकी सभ्यता लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बार बार मैं सिलेबस बता चुका हूँ। 5 सभ्यताएं आपकी, कालीबंगा, आड़, बेडाट, गणेश्वर और बालाथल। तो ये 5 की 5 सभ्यताओं के हम एमसीक्यू कर चुके हैं, ठीक है। और इतिहास में एक टॉपिक और था आपका राजवंश। और राजवंश में देखो सिर्फ 2 ही छोड़े गए थे इस बुक के अंदर। कौन कौन से, ये तो आपका मेवाड़ और बीकानेर के राठौड़, मेवाड़ और बीकानेर के राठौड़ राजवंश आपका, बीकानेर। इन 2 का राजवंशों का आपका माइनर टेस्ट 8 में देखने को मिलेंगे। किस में मिलेंगे आपके इनके क्वेश्चन, माइनर टेस्ट 8 में देखने को मिलेंगे। बाकी इतना जो टॉपिक थे वो सारे के सारे इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपकी बात करें शिक्षण के उपागम, आपके क्वेश्चन थे आपके शिक्षण के उपागम व आपकी शिक्षण की आपकी बात करें हम, आपकी समस्या, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक जिन सब्जेक्ट में ये टॉपिक कॉमन है, वो सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आपका जीके का कॉमन पार्ट आपका, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी मैथ साइंस हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे इतना जो मैटर था वो सेम है। ये आपके उपागम जिन जिन टॉपिक यानी जिन सब्जेक्ट के सेम है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन ये थे आपके। बाकी ये आपका पाठ्यक्रम था। जो हम जीके के पार्ट की बात करें, तो जीके पार्ट का आपका ये पार्टन था, ठीक है, ये पार्टन था। तो इस पार्टन को हम वापस इस पार्ट को पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। अभी आपको सारा का सारा वापस समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी बहुत बार बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी आपका बार बार पूछा जाता है। हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, या 1 व 2 दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राक हड़प्पाकालीन, ठीक है। देखो कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों। कालीबंगा में दोहरे जुते हुए खेत मिले, ठीक है, दोहरे जुते हुए खेत मिले, इनकी दिशा पूछी जाती है आपकी। पहला क्वेश्चन तो आपको बात करें, दोहरे जुते हुए खेत मिले कालीबंगा की, इनकी दिशा, कौन सी दिशा में ये कालीबंगा के मिले, ये मिले आपके दक्षिणी पूर्वी प्राचीर की तरफ, यानी दक्षिणी पूर्वी दिशा, दक्षिणी पूर्वी दिशा। और दोहरी जुते हुए खेत का मतलब क्या आपका, यानी एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले, एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले। कौन कौन सी फसल की बात करें यहाँ पर, यदि फसल का क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कालीबंगा में कौन कौन सी फसल प्रमुख रूप से मिली है। तो यहाँ पर बात करें हमने गेहूँ के बारे में पढ़ा था हमने, मैंने क्या बताया था, गेहूँ मिला है, जौ मिला है, और आपका बाजरा मिला है, ठीक है। याद रखना कौन सी कालीन थी आपकी, प्राक हड़प्पाकालीन। आप देखो कालीबंगा को यहाँ पर समझ लेते हैं 1 मिनट। देखो सबसे पहले तो खोज की बात कर लेते हैं। एक तो खोज हुई थी इसकी 1952 के अंदर, और 52 के अंदर कौन आए थे आपके, अमलानंद घोष, ठीक है। सबसे पहले खोज की बात करें, फिर 1952 में आए, फिर 1961 में कौन आए आपके, 1961 में आपके बीबी लाल आए, आपके बीबी लाल। और दूसरे आए थे आपके बीके थापर,
बीके थापर। दो टॉपिक आपको याद हुए ना भाई। कालीबंगा का क्वेश्चन है तो कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले खोज की बात करिए हमने, अमरानंद घोष थे, 1961 में बीबी लाल और बीके थापर आए, ठीक है। और इसके बाद में हमने कौन से आए आपके, इसके बाद में आपके इसके पश्चात बात करें तो पश्चात आपके एमडी खरे पढ़ा था हमने। कौन सा पढ़ा था हमने, एमडी खरे पढ़ा था, ठीक है। जेपी जोशी पढ़ा था, जेपी जोशी थे आपके, ठीक है। केएम श्रीवास्तव थे आपके, केएम श्रीवास्तव थे। इस नाम पूछे जाते हैं कौन सा संबंध कालीबंगा से आर्ट से, ऐसे इसलिए सभी याद होनी चाहिए आपको। एसपी जैन पढ़ा था, ये सारा का सारा रिवीजन हो रहा है आपका। एसपी जैन आए थे आपके, ठीक है। तो ये आपके उत्तराखंड कार्य को आगे बढ़ाया था, ठीक है। इस चीज़ की बात करें, यहाँ पर बात क्या कर रहे थे हम, बात कर रहे थे हड़प्पाकालीन बात करें आपके, जो सभ्यता की बात करें आपकी कालीबंगा की, तो ये कौन सी सभ्यता है, तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। कौन सी पढ़ी थी हमने, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी आ सकता है। या कौन सी थी आपकी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी आपकी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसकी बात करें, इसके स्तर पढ़े थे हमने, ठीक है भाई। स्तर पढ़े थे हमने, तो कितने स्तर थे आपके, 5 स्तर थे। स्तर कितने थे, कुल 5। और यहाँ से अपना क्वेश्चन बना है, तो यहाँ पर देखो सूर्य के 2 थे आपके, प्रथम 2 स्तर थे, प्रथम 2 वो तो कैसे थे आपके, प्राक हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन। और अंतिम 3 थे ना, अंतिम 3 थे वो कैसे थे आपके, हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ आपको समझ नहीं। तो इन्हीं पे आपका जो प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य है ना, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ, कौन सा आपका, ये वाला, ठीक है। ये वाला अवशेष प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पाकालीन साक्ष्य की बात करें, जैसे शल्य चिकित्सा के प्रमाण 6 छिद्रों वाली खोपड़ी मिली थी, ठीक है। बेलनाकार मोहरे मिली थी, मोहर पर व्याघ्र का अंकन मिला था, ठीक है। ये किससे थे आपके, सारे के सारे आपके हड़प्पाकालीन अवशेष थे, जो हम पढ़ चुके हैं। 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी, तो ये सारे पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित नहीं है। देखो व्याघ्र अंकन मोहर है, ये मिली आपकी कालीबंगा से, और इसका काल किस काल से संबंधित थी आपकी, हड़प्पाकालीन थी। कौन सी आपकी, हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन अवशेष। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा ना पीछे, प्राक हड़प्पा का क्वेश्चन पूछा, तो ये आपका हड़प्पाकालीन अवशेष था, ठीक है। यहाँ पर बात करते गणेश्वर से आपके, हमने बताया था आपका कर्पसवर्णी मर्तबांड आपकी, तो हमने क्या बताया था आपका, कर्पसवर्णी मर्तबांड आपकी गणेश्वर से मिले, बिल्कुल राइट है। कर्पसवर्णी भी आ सकता है, या मैंने बताया था आपका गैरिक मर्तबांड, देखो मैंने ये भी बताया था आपको, गैरिक मर्तबांड भी बोला जाता है इसको। और आपके बेराट से आपके संकलिपि मिली है, बेराट से क्या मिली है आपकी, संकलिपि मिली है, भी सही है। तो हमें पूछा कि सुमलित नहीं है, तो आपका आड़ वाला सुमलित नहीं है। चित्रित दूसर मर्तबांड, कौन सा, आड़ से चित्रित दूसर मर्तबांड है, ये आपके नहीं मिले। तो फिर आपको चित्रित दूसर मर्तबांड कौन सी सभ्यता से मिले, बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता से मिले आपके, बेराट से मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, यानी आपके दूसर चित्रित मर्तबांड पूछे आपके पेंटेंट क्रेवेयर, तो वो कहाँ से मिले आपके, बेराट सभ्यता से मिले। कहाँ से, बेराट सभ्यता से मिले, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर 2। तो सर फिर आर्य सभ्यता से कौन से मिले, आर्य सभ्यता की बात करें तो आर्य सभ्यता से कैसा मर्तबांड मिले हैं, तो वो मिले आपके कर्सन लोहित। कैसे मिले आपके, कर्सन लोहित मर्तबांड, कर्सन लोहित मर्तबांड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कलर कैसा था इनका, कलर था आपका लाल काले, कैसा कलर था आपका, लाल काले कलर थे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखो कालीबंगा के बारे में जान लिया हमने, आड़ के बारे में और कुछ पूछा जाता है। आड़ के बारे में इसके खोजकर्ता क्रम पूछा जाता है। खोजकर्ता क्या पूछा जाता है आपका, क्रम, खोजकर्ता का क्रम। हमारा रिवीजन होना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है जब भी हम आपका टेस्ट का एनालिसिस करें, तो मेन लक्ष्य ये होना चाहिए अपना रिवीजन भी होना चाहिए। तो आर्ट की बात करें तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी आर्ट की, तो सर्वप्रथम आर्ट की खोज बात करें आपकी, तो सर्वप्रथम की थी आपकी 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे आपके, अक्षय कीर्ति व्यास। ये क्वेश्चन क्रम पूछा जाता है भाई, ये क्वेश्चन क्रम पूछा जाता है। फिर आपका इसका व्यापक खनन किया था 1956 के अंदर आर.सी. अग्रवाल ने। किसने किया था आपके, आर.सी. अग्रवाल ने। ये क्वेश्चन में बार बार आपका पूछा गया है। फिर आपके 1961-62 की बात है, 1961-62 में आए थे आपके एस.टी. साकलिया, यानी हसमुख दीर्घलास साकलिया थे, वो आए थे आपके। कौन आए थे, हसमुख दीर्घलास साकलिया, ठीक है। इनके बाद आए थे आपके वी.एन. मिश्र। इनके बाद कौन आए थे आपके, वी.एन. मिश्र, वी.एन. मिश्र आए थे,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और इनके बाद एक और आए थे आपके, जो थे आपके श्री पी.एल. चक्रवर्ती, श्री पी.एल. चक्रवर्ती। देखो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है आपका, देखो या तो यहाँ से पूछ लिया जाता है 1 2 3 4 और 5 है ना, या तो देखो यहाँ से इन 3 का क्रम पूछा जाता है, इन 3 का नाम पूछा जाता है, या क्या पूछा जाता है आजकल क्या होगा आपका, देखो इन 3 का लास्ट वाला पूछा जाता है। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट वाले 3 का पूछा जाता है। ठीक है, शुरू वाले 2 को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले 3 का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने जनवरी से लेकर जुलाई के एग्जाम के यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे हैं आपने, तो देखा होगा कि लास्ट के यहाँ पर इन सभ्यताओं से क्वेश्चन आए हैं, तो इन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। एस.टी. साकलिया, वी.एन. मिश्र और श्री पी.एल. जो आपका चक्रवर्ती करो, क्रमवती लिख दिया मैंने, इसको चक्रवर्ती करो। ठीक है, कौन थे, आप लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, पीडीएफ अपने चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको पूरी मिल जाएगी भाई। चक्रवर्ती, थोड़ा सा साफ लिखने के लिए, ठीक है, चक्रवर्ती लिख देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाकी हमारी क्लास बन चुकी है, आर्ट की हमने अलग से क्लास ली थी, कालीबंगा की हमने अलग से क्लास ली थी, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था एक एक टॉपिक कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इसलिए मैंने बताया था आपको। ठीक है, देखो एमसीक्यू का एनालिसिस करने में से बहुत बेनिफिट मिलता है, ये मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव भी है। ठीक है, गणेश्वर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर गणेश्वर की देखो खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो वो थी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो आर सी अग्रवाल ने की थी आपकी 1977 में। 1977 में आर सी अग्रवाल थे आपके, रिवीजन हो जाएगा 1 मिनट में। फिर 1977 हो गया, तो 1978 1980 की बात करें तो विजय कुमार। इन दोनों का नाम याद करना दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। बेरार तो आप सभी को जानते हैं, बेरार से काफ़ी नाम आते हैं आपके, बेरार को आगे वाले ऑप्शन कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं बची आपकी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्ट सभ्यता का उत्खनन से जुड़े हुए व्यक्ति, ये आ गया। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, और यहाँ पर देखो ये आ गया। ठीक है, तो देखो रतन चंद्र अग्रवाल, हर्षमुख धीरजलाल, एस.टी. साकड़िया, देखो ये तो आपके 1956 में आए थे, या आपके 1961-62 में आए थे, 1961-62 के अंदर, और फिर वी.एन. मिश्र तीसरे नंबर पर आए थे, फिर चौथे पर आए थे। तो राइट आंसर जगह आपका चारों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आर्ट सभ्यता के बारे में हमने जाना। इसके अलावा इसके उपनाम पूछे जाते हैं, देखो उपनाम मैं बता देता हूँ बार बार, उपनाम पूछे जाते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है, देखो आघाटपुर पूछा जाता है आपका, आघाटपुर, आघाटपुर। ठीक है, किसने बोला था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये भी याद कर लो, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आघाटपुर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जैसे आपके धूलकोट, धूलकोट भी इसका उपनाम है। धूलकोट कहता है टीला था, मिट्टी का टीला था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी धूलकोट बोल दिया। एक बनास संस्कृति वाला बनता है आपका, बनास संस्कृति, ये किसने बोला आपका, बनास नदी के तट पर होने का किसने बोला था आपका, एस.टी. साकलिया ने। जो एस.टी. साकलिया थे, इन्होंने आपकी जो आर्ट सभ्यता इसको क्या बोला, बनास संस्कृति बोला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, आज भी लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। खोज के बारे में हमने जान लिया, कैसे सभ्यता थी आपकी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी आपकी, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। मैंने जब करवा रहा था टेस्ट, मैंने कहा था आपको कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा कलाम यहाँ से सभ्यताओं से, तो आपके 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं टेस्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आर्ट सभ्यता के संबंध में सही कथन, देखो आर्ट सभ्यता के संबंध में सही कथन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन आर्ट से पूछा है। देखो कालीबंगा, आहड़ और बेराट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभ्यताएं। यहाँ से 3 मोहरें मिली जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है। यहाँ से पत्थर के बांध, देखो पत्थर से बांध के प्रमाण मिले, तो ये कहाँ से मिले आपके, गणेश्वर सभ्यता से। कहाँ से मिले आपके, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता आपकी, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर थी आपकी, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर थी आपकी, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर, नीम का थाना सीकर। कौन सी नदी के किनारे आपकी, नदी की बात करें तो आपकी कातली नदी किनारे। तो किस नदी किनारे आपकी, कातली नदी किनारे। खोज की बात करें तो खोज मैंने पीछे बता दी आपको। ठीक है, खोज आपकी जैसे आर.सी. अग्रवाल का नाम आ जाता है आपका, आर.सी. अग्रवाल थे। ठीक है, इसके अलावा आपके विजय कुमार थे, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात करें, मैंने बताया था यहाँ पर खोज जो अवशेष मिले ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गणेश्वर से जैसे अवशेष, जैसे आपकी दोहरी पेचदार पिन, दोहरी पेचदार पिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरे की बात करें जैसे आपकी पत्थर के बांध, पत्थर के बांध जैसे आपका पूछा गया है, पत्थर के मकान, यह आपका पूछा जाता है। ताम्र उपनाम इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उपनाम। ठीक है,
ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें हम आपकी ताम्र संचय नगरी, ताम्र संचय नगरी, पुरातात्विक पुष्कर, पुरातात्विक पुष्कर भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर देखो अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र मिले। देखो पत्थर पर लाल रंग के शैल चित्र कहाँ पर मिले आपके, लाल रंग के शैल चित्र की बात करें हम तो लाल रंग के शैल चित्र कहाँ पर मिले दोस्तों, बेराट से। और इस शैल चित्र का इसको क्या बोला जाता है, बेराट को शैल चित्र मिलने का इसको कहा जाता है प्राचीन काल की चित्रशाला, प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है, प्राचीन काल की चित्रशाला। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ पर मिली है, तो वो आप कालीबंगा क्लास देखोगे ना तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया कि आजकल ऊँट की हड्डियाँ भी पूछा जाता है, तो आपकी कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है आपकी, कालीबंगा से मिली है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछ ले जाते हैं। तो बच्चा क्या आपका 3 मोहर मिली है जो विदेशी जो व्यापार का प्रमाण है, 3 मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है। ठीक है, कितनी मोहर मिली है आपकी, 8 से 3 मोहर मिली है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, वो भी याद करना। 3 मोहर और यूनानी मुद्राएं पूछे आपको, यूनानी मुद्राएं कितनी मिली थी आपकी, यूनानी मुद्रा मिली आपकी 6, कितनी 6 क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनानी एक मुद्रा के ऊपर आप सभी को पता है। ठीक है, क्या आपका यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गणेश और सभ्यता के संबंध में सही कथन नहीं है। देखो गणेश और सभ्यता के बारे में पहले पढ़ चुके हम। यहाँ पर देखो 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ, बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल सत्य है ये आपका। ठीक है, मिश्र धातु के प्रमाण मिले, तो मिश्र धातु के प्रमाण नहीं मिले यहाँ पर। ठीक है, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले आपके, पत्थर निर्मित बांध मिले। तो ऑप्शन नंबर 4, ये मिश्र धातु के प्रमाण कहाँ पर मिले, ये मिले आपके आर्ट के अंदर। कहाँ पर मिले आपके, आर्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, किच्चक महल का संबंध किस स्थल से है। तो किच्चक महल का संबंध किस स्थल से, ये हमें बताना है। बेराट से था, गणेशर से था, बालातर से था, आर्ट से था। तो बताओ समय राइट आंसर क्या जगह आपका, बेराट से। राइट आंसर क्या जगह आपका, बेराट से था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किच्चक महल, अरे मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि महाकाल जो महाभारतकालीन अवशेष मिले, महाभारतकालीन अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष मिले, वो कहाँ से मिले आपके, वो मिले आपके बेराट से। कहाँ से मिले आपके, बेराट से मिले थे। सारा का सारा आपको बताया हुआ है। डिटेल से देखना चाहते हो बेराट सभ्यता तो आपकी क्लास बनी हुई है आपकी बेराट की, तो वहाँ पर जाकर देखना। बहुत ही शानदार तरीके से के क्वेश्चन आपको जहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे बता दिए गए थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बेराट से देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं, बेराट से क्वेश्चन क्या बनते हैं ये बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम बेराट से। देखो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज का क्वेश्चन आता है आपका। वो तो किसने किया था आपका, कैप्टन बर्ट ने। कौन कहते हैं आपके, कैप्टन बर्ट। ये क्वेश्चन याद करना कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका सर्वप्रथम उत्खनन, सर्वप्रथम उत्खनन। बहुत से दोस्त गलत करके आते हैं आज भी, मैं बता रहा हूँ। इतनी बार पढ़ चुके हो आप, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का दे चुके हो, सेकंड ग्रेड का दे चुके हो, रीट का दे चुके हो, पटवारी ग्राम सेवक सबके पेपर दे चुके हो, फिर भी आपके क्वेश्चन अभी तक सभ्यता गलत क्यों होते हैं, वो होते हैं आपके एमसीक्यू की कमी के कारण। तो यहाँ पर देखो सर्वप्रथम उत्खनन की बात करें दोस्त, तो सर्वप्रथम उत्खनन किया था आपका दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब आपका, कब किया था आपका, दयाराम साहनी ने 1936-37, 1936-37। और कैप्टन बर्ट ने कब खोजा था सर्वप्रथम, 1837 में। अरे कैप्टन बर्ट ने आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बाबरू शिलालेख। कौन सा आपका, बाबरू शिलालेख पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है आपका, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी फाड़ी पर खोजा जाता है आपका, बिज्जक की फाड़ी। ठीक है, बिज्जक फाड़ी। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए आपके। देखो खोज आपके कैप्टन बर्ट और उत्खनन आपके दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखना। फिर आपके बात करते हैं दयाराम साहनी की बात करते हैं आपके, कौन आते हैं आपके, इनके बाद बात करें, इनके बाद आते हैं आपके 1962-63 में, 62-63 में कौन आते हैं आपके, नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी। और दूसरे कौन आते हैं आपके, कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इनके बाद कौन आते हैं आपके, इनके बाद आते
M.N. देशपांडे, M.N. देशपांडे। तो सारे के सारे याद कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप वहाँ पर क्लास देख सकते हो, बाकी डिटेल से बताया था। बालाथल है, यहाँ पर देखो बालाथल है कहाँ पर है, उदयपुर में। सबसे पहले तो याद करना, इसकी खोज किसने की थी आपकी, खोज की बात करें तो 1994 के अंदर आपकी किसने की थी, VN मिशन ने की थी, VN मिशन ने की थी। और यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है यहाँ से, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कुष्ठ रोग के प्रमाण, ये कुष्ठ रोग के वाला प्रमाण है ना, कुष्ठ रोग प्रमाण, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका बालाथल से, याद करना, वो बता देता हूँ मैं। लोह युगीन सभ्यता आपकी कौन सी थी, लोह युगीन भी थी बालाथल, और लोह युगीन आपकी बेराटवी लोह युगीन सभ्यता थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से देखो क्वेश्चन का, बेराट में मिली 28 यूनानी मुद्राएं निर्मित थी, किससे निर्मित थी भाई, बेराट से हमें 28 मुद्राएं मिली, वो किससे निर्मित थी, स्वर्ण, रजत, कांस्य या तांबा। तो राइट आंसर क्या जगह आपका, राइट आंसर क्या जगह आपका बताओ, रजत चांदी था क्या आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैसे बात करें हम आपकी, बेराट से कुल मुद्रा कितनी मिली आपकी, कुल की बात करें कुल 36 मिली है, कुल 36 चांदी मुद्राएं मिली है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा चुका है, ये 36 मुद्रा किस में मिली, तो सूती कपड़े में बंधी हुई, सूती कपड़े में बंधी हुई, ठीक है, सूती कपड़े में बंधी हुई ये आपको मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सूती कपड़े के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, आपके बेराट सभ्यता से मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले, यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्वर्ण मंजूषा भी मिला है बौद्ध धर्म से, आपका स्वर्ण मंजूषा भी वैसे तो आपका कहाँ से मिला है, बेराट से मिला है, आपकी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो बौद्ध धर्म का होने का साक्ष्य मिलता है। हम बात करते हैं आपकी 36 मुद्राएं मिली है, ठीक है। इनमें से देखो यहाँ पर आपकी 28 तो मुद्रा है जो आपकी यूनानी समझो आपके कैसे, आपकी यूनानी, और 8 कैसे आपके पंचमार्क। अब सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 8 सभ्यता कितने पंचमार्क मिले, तो 8, कितने मिले आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बालाथल सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए। देखो VN मिश्र उत्खनन किया, बिल्कुल राइट, कब किया था, 1994 के अंदर। सारे के सारे बता दिए मैंने, पहले बता दिए थे सारे। दूसरा दे रखा आपका, यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, बिल्कुल मिला है, 11 कमरों का विशाल भवन मिला है, ठीक है। यहाँ से हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा मिला है, बिल्कुल राइट। यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति के शवदान मिले, बिल्कुल राइट। सत्य कथन की बात करें तो चारों सत्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, जो 1994 नहीं 1993 करना, 1993 भी आता है कई जगह, कहीं 1994, लेकिन आपको 1993 याद करना है, 1993 याद करना, मुझे जो 1994 याद आ गया, 1993 याद करना, ठीक है। यहाँ से कंकाल मिला दोस्त, कंकाल, वो कितना था आपका, 4000 वर्ष पुराना। देखो सारा का सारा रिविजन करवा रहा हूँ वापिस। और एक कुष्ठ रोग वाला याद करना, कुष्ठ रोग वाला, ये 2 क्वेश्चन बहुत बात पूछे जाते हैं आपके वाले, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे, इस मत के प्रतिपादक कौन थे, GH ओझा, कर्नल टोड, विलियम क्रुक, DR भंडारकर। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 GH ओझा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो मैं क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका जब स्टार्ट करवाया था राजवंश, तो पहला क्वेश्चन ये बताया था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, पहला क्वेश्चन था अपना, देखो तो जिसमें GH ओझा और इसके साथ साथ आपके CV वेद भी आता है। कौन सा आपका, CV वेद। ये 2 ऐसे थे जो आपके किसी वैदिक आर्यों की संतान बताए थे, किसकी, वैदिक आर्यों की संतान बताए थे, ठीक है। टोट की बात करें, शक या शेतियन उनकी बताए थे, क्या बताए थे आपके, शक या शेतियन, शेतियन की बताए, ठीक है। DR भंडारकर की बात करें, DR भंडारकर ने कौन सा बताया आपके, ब्राह्मण बताया, क्या बताया आपका, ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी। काफी बार पूछ लिया जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें आपके गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण वंशी बताया था आपकी, गोपीनाथ शर्मा, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें तो हुण बताए थे आपकी, स्मिथ की बात करें, स्मिथ ने क्या बताते हैं, हुणों की संतान बताए थे, हुणों की संतान, ठीक है। कनिंघम ने किसकी संतान बताई थी आपकी, कनिंघम की बात करें तो कुषाण की बताई थी, किसकी, कुषाण की। ये लो आपका रिवीजन करवा दिया पूरा का पूरा।
ठीक है, पूरा का पूरा आपका रिविजन करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फास्ट करेंगे भाई। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अजमेर के चौहान वंश। जो अजय राज ने तो आपके क्या बनाया था आपका, देखो ये तो अजमेर दुर्ग बनाया था, राधा ने आपकी छतरपुर से अजमेर स्थापित की थी, अजमेर दुर्ग। और इसे क्या बोलते हैं आपके, तारागढ़ भी बोलते हैं और गढ़ बीटल भी बोलते हैं, तारागढ़ या गढ़ बीटल भी बोलते हैं, बीटली। पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, क्वेश्चन ये पूछा गया। अजय राज ने बनाया था ये आपकी कब, ठीक है, 1113 के अंदर बसाया था आपका, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था। इनके उत्तराधिकारी थे कौन? अर्णोराज। उत्तराधिकारी कौन थे आपके? अर्णोराज। अर्णोराज की बात करें, इन्होंने आपके पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और बात करें अजमेर में कौन सी, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और पुष्कर वराह मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। काफ़ी बार पूछा जाता है। सोमेश्वर की बात करें, इनके समय का था आपका बिजोलिया शिलालेख। समय की बात करें, इनके समय बिजोलिया शिलालेख, जो काफ़ी बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बिजोलिया शिलालेख से कि किस किस काल का था। तो बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वरी काल का था, पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे, ठीक है। और कब का था ये आपके, 1169 ईस्वी का था, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोमेश्वर के थे। इसके लेखक कौन थे भाई, लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुणभद्र। कौन थे आपके? गुणभद्र। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, देखो पृथ्वीराज प्रथम भी थे, पृथ्वीराज सेकंड भी थे, पृथ्वीराज थर्ड भी थे। तो कौन से की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप चौहान, अजमेर के चौहान वंश देखिए, 1 घंटे क्लास है, वहाँ पर आपको पूरा समझाया गया। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में बताइए। पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहा है, ठीक है। तृतीय की, इसको समझना क्वेश्चन, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आप और भी समझ सकते हो। तो तृतीय की बात कर रहा है, तो पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहा है, तो पृथ्वीराज तृतीय को पूरा समझो यहाँ पर। तो सबसे पहले उनका काल की बात करते हैं। काल बहुत ही 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, ठीक है। अल्पायु में तो 1177 में बन गए थे और 1192 रहे थे, त्रैन के युद्ध तक, ठीक है। तो इनका युद्ध का क्रम बताना है कि इस क्रम कौन से बढ़ते हैं। सबसे पहले युद्ध कब हुआ था, कौन से किनका दमन किया था, ठीक है। तो राइट आंसर तो देखो क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम बंडाकों का जो विद्रोह था उनका दमन किया था। जो आपके बंडाकों का दमन था, इनका दमन किया था। कब किया था इनका दमन, तो किया तो इन्होंने 1182 ईस्वी में था, ठीक है, सतलज प्रांत के अंदर। और जिन पति सूर्य की पृथ्वीराज द्वारा बंडारों को दबाने का उल्लेख भी किया जाता है, ठीक है। पहला आपका 1182 के अंदर था, तो पहला ये था। तो 2 देखो ऑप्शन पहला, तो 2 आपका ईस्वी के अंदर, तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही हो गया। फिर बात करें चंदेल, चंदेलों की बात करें, चंदेल इंपॉर्टेंट है दोस्त। चंदेल इंपॉर्टेंट क्यों है देखो, तो चंदेलों के बीच आपकी बात करें युद्ध हुआ था कौन सा आपका, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध, या इसी युद्ध को क्या बोलते हैं आपके, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं आपका पृथ्वीराज तृतीय और आपके परमर्दी देव चंदेल कौन थे आपके, पृथ्वीराज तृतीय तो हमने लिख दिया। चंदेल कौन थे आपके, परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल थे, ठीक है। और परमर्दी देव चंदेल को इस युद्ध में आपके मारा गया था। आपकी 1182 में होता है ये युद्ध भी। कब हुआ था आपका, 1182 में, दूसरा था। और इसमें जो अल्लाह उद्दल पूछा जाता है आपका, अल्लाह व उद्दल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। और यहाँ का प्रशासक किसने बनाया था आपका, प्रशासक किसको बनाया था आपका, पुंजन राय को बनाया था। प्रशासक किसको बनाया था आपका, पुंजन राय को। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। महोबा का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर आपके चालुक्य की बात करें, तो चालुक्य शासक जो भीमदेव द्वितीय थे आपके, 1184 की बात है आपकी। 1184 में मैंने क्या बताया था आपको, जो इच्छनी देवी से विवाद हुआ था आपका, मैंने वहाँ पर आपको समझाया था कि इच्छनी देवी के विवाह से संबंधित कारण था वो, ठीक है। इच्छनी देवी से विवाह किसने कर लिया था आपका, पृथ्वीराज तृतीय ने कर दिया था। तो भीमदेव द्वितीय से इन्होंने युद्ध किया था, भीमदेव द्वितीय, यानी भीमदेव सेकंड लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। गढ़वाल आपको पता है संयोगिता प्रकरण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपका दिल्ली पर अधिकार का प्रश्न भी था, जो आपके एमपी के थे, मौसेरे भाई थे आपके गढ़वाल। कौन थे आपके, जयचंद्र गढ़वाल। कौन थे आपके, जयचंद्र गढ़वाल, ठीक है। जयचंद क्या नाम था, जयचंद गढ़वाल थे आपके, जयचंद गढ़वाल थे, जो आपके सबसे लास्ट में हुआ था आपका। इनको भी परास्त किया था, युद्ध हुआ था इनके बीच। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4। इनका युद्ध का कारण क्या था, देखो युद्ध का कारण पूछे इनके, ये तो आपका सहयोगिता प्रकरण,
प्रेम चलते थे भाई उस टाइम भी प्रेम क्या था इन्होंने पृथ्वीराज चलते से खाने के अनुसार पता चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, दिल्ली पर अधिकार का प्रश्न। अधिकार का प्रश्न देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इस प्रकार से। देखो कोई पुराना जो टीचर है, कोई पेपर सेट वाला कोई प्रकरण है, जो पुराना टीचर बन जाता है पेपर सेट वाला, तो उसके दिमाग में कहानी सुनी हुई होती है कि सहयोगिता प्रकरण, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे। और नया वाला है ना, वो पूरे इस साम्राज्य को समझता है क्योंकि वो फटता है पूरा, अपडेट रहता है पूरा, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछता है दिल्ली पर अधिकार का प्रश्न किनके बीच था, तो जयचंद गढ़वाल और आपके पृथ्वीराज दत्ते के बीच। ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, मैं रिविजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, सॉरी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सामने के अनुसार उल्लंघ खान ने किसका नाम नौर सह रखा था। मैंने आपको बताया था कि इस सामी के अनुसार, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बताया था, उल्लंघ खा, अल्प खा, नुसरत खा, सारे बताए थे। तो ये सारे के सारे कहाँ पर थे, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जैन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, सारे के सारे हम पढ़ चुके थे। तो जैन दुर्ग ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैन दुर्ग की बात करें तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग है, इसकी क्या कहलाती है, आपकी कुंजी कहलाती है, कुंजी खिलाती है। और यहाँ पर दिल्ली से आक्रमण, दिल्ली की बात करें, दिल्ली संबंधी की बात करें, तो दिल्ली संबंधी में छोटा सा आपको विवरण देना चाहूँ जो बार बार पूछा जाता है। जो सबसे पहले आपका जेके के आक्रमण की बात करते हैं, तो मैं जेके किसको बोलता हूँ, जलालुद्दीन खिलजी को बोलता हूँ, ठीक है। जेके आक्रमण, ठीक है, इन्होंने किया था सबसे पहले 1900, बताओ भाई 1900, अरे 3 बार किया था, 1990 91 के अंदर, मैंने पूछा था, सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो जैन दुर्ग पर आक्रमण किया था 1990 91 के अंदर। फिर आपके आए थे 1291 के अंदर, और फिर आपके 1292 के अंदर और आए थे, ठीक है। 1292 में 2 इश्यू थे। ये तीनों अभियान पूछे जाते हैं, जेके के 3 अभियान थे रणथंभौर पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितने अभियान थे, तो 3 अभियान थे, ठीक है। और इसी युद्ध में आपके 1292 में जो युद्ध हुआ था ना लास्ट, इसमें इन्होंने बोला असफल होने के बाद कि मैं मुसलमान के, वो मुसलमान वाला कथन था ना इकबाल के, ऐसे सैकड़ों किलों को, पूरा लिखूँ क्या, पूरा लिख देता हूँ दोबारा, मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तीसरे बयान के दौरान बोला था। और आपके उल्लंघ खान की बात करें रणथंभौर पर, फिर आपके संबंध की बात करें, फिर आपके एके आए थे, क्वेश्चन आए थे। तो एके ने आपको सभी को पता है, एके ने आक्रमण किया था आपका, एके ने 1200 पहला आक्रमण 1299 में किया था, कभी 1299 ईस्वी में पहला आक्रमण की बात करें। सीधा सीधा पूछा जाता है कि एके ने रणथंभौर पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1299 ईस्वी में किया था। और 3 सेनापति थे आपके, अल्प खा, उल्लंघ खा और नुसरत खा, ठीक है। और आप सभी को पता है इसी जैन दुर्ग की चढ़ाई करते समय, इसी जैन दुर्ग की चढ़ाई करते समय मारा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खा, ठीक है। प्रशासक बनाया था आपके उल्लंघ खा को, प्रशासक किसको बनाया था, आपके उल्लंघ खा को बनाया था। और अधिकार कब हो गया था आपका रणथंभौर पर, अधिकार की डेट पूछी ली जाती है भाई आपकी, कब थी आपकी, 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1301 को अधिकार हो गया था, ठीक है। जालौर की बात करें तो जालौर पर आपका 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, 1113 के अंदर। सिवाना की बात करें तो 1308 के अंदर सिवाना पर अधिकार हो गया था। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसे सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो गया था, ठीक है। और किसको मिला था, कमालुद्दीन गुरु को प्रशासक बनाया था, ठीक है। कमालुद्दीन गुरु को प्रशासक बनाया था सिवाना का, काफ़ी बात पूछा जाता है। और इसका सिवाना का नाम क्या किया था आपका, नाम की बात करें तो खैराबाद, सारे देखिए नाम पूछा तो। और जालोर का क्या कहता है आपका, जलालाबाद, जलालाबाद पूछ लिया जाता है, तो आपका रिवीजन होना जरूरी है। जालोर का नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फास्ट फास्ट कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ऐसे पूरा नहीं समझाएंगे फिर, तो फिर क्लास लंबी बन जाएगी अपनी। अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों के युद्ध करते समय खिलजी सेना ने किस सेनानी के प्राण गंवाने पड़े थे। यह भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था कि ये क्वेश्चन आपका पूछेगा छपेगा, ठीक है। तो देखो नुसरत का, ये तो कहाँ पर, रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, कब, रणथंभौर अभियान दौरान मारा गया। इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है। और आजकल बताऊँ क्या हुआ, आजकल नारखा की तरफ चले गए, किस तरफ, नारखा की तरफ।
आजकल नारखा पूछा जाता है कि सिवाना आक्रमण के समय कौन मारा गए थे, आपके नारखा मारे गए थे। कौन है? नारखा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सिवाना की बात कर लेते हैं, सिवाना आ गया तो देखो सिवाना की बात करते हैं दोस्तों, साथ साथ याद भी करो। सिवाना पर आक्रमण होता है आपका 1308 ईस्वी में, ठीक है। विश्वासघात किसने किया था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्वासघात। देखो हम उल्टा पढ़ते हैं। देखो आपको टीचर कैसे पढ़ाते हैं? आपको टीचर पढ़ाते हैं कि सिवाना का उस समय जो शासक था वो कौन था आपका? कौन था आपका? सातल देवता। कौन था आपका? बताओ भाई, कौन था? शीतल देवता, ठीक है, शीतल देवता। और मैं उल्टा पढ़ाता हूँ। मैं उल्टा क्यों पढ़ाता हूँ? मैं वो पढ़ाता हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो विश्वासघात किसने किया था? आपके भांवले पवार ने। किसने किया था? आपके भांवले पवार ने। तो इस भांवले पवार ने विश्वासघात किया तो यहाँ पर एक केसरिया हुआ। कौन सा हुआ आपका? केसरिया हुआ। देखो इसको समझो, तो ये केसरिया हुआ, तो इस केसरिया किसने किया? तो ये क्या था आपका? किसने किया था भाई? शीतल देव ने। शीतल देव ने आपका केसरिया किया। और यहाँ पर बावले पवार ने क्या बनाया? गोरक्त मिलाया था आपका, गोरक्त। ऐसे अच्छा समझ में आता है, ठीक है, कि बावले पवार ने विश्वासघात किया तभी तो केसरिया हुआ। और केसरिया किसने किया? शीतल देव ने, ठीक है, 1308 में। और कमालुद्दीन गुरु को यहाँ का प्रशासक बना दिया और नाम क्या रख दिया इसका? खैराबाद। नाम क्या रखा आपका? खैराबाद। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उलंग खां को प्रशासक कहाँ का बनाया गया था? रणथंभौर का। कहाँ का? रणथंभौर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। जालौर के चौवन शाखा के संस्थापक कौन थे? जालौर जो चौवन शाखा के संस्थापक थे कीर्तिपाल थे। देखो मैंने क्या बताया था आपका कि 1181 की बात है, 1181 की बात है। 1181 में जालौर शाखा की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने, ठीक है। और कीर्तिपाल कौन से किससे संबंधित थे? वंश की बात करें आपके या शाखा की बात करें तो नाडोल शाखा के थे। कौन सी शाखा के? नाडोल शाखा के थे। कौन थे आपके? कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल। और इन्होंने जालौर में किसको हराया था आपका? भाई परमारों को हराकर, सॉरी प्रतिहारों को, प्रतिहारों को हराकर स्थापना की। पूछ लिया जाता है, ठीक है। वही बात करें लुम्बा, देखो लुम्बा चौहान की बात करें, इन्होंने सिरोही शाखा की स्थापना की थी। किसकी? सिरोही शाखा की स्थापना। और क्या कहलाते हैं आपके? लुम्बा चौहान ने किसकी की थी? आपकी देवड़ा शाखा। कौन शाखा? देवड़ा शाखा। यह बताया था मैंने सिरोही के अंदर, ठीक है, परमारों से हराकर। किसको? परमारों को हराकर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, खानवा के युद्ध। देखो खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका? 16 मार्च 1527 को, ठीक है। किनके बीच हुआ था आपका? संगा वर्सेज बाबर। और विजय कौन होता है आपका? बाबर। इसके अंदर आपके अखेराज सोनगरा ने किसका साथ दिया था आपका? कन सिरोही का शासक कौन था आपका? सिरोही का शासक पूछा है तो अखेराज सोनगरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है सीधा सीधा। कानड़ देव आपके जालौर के अंतिम शासक थे, जालौर के अंतिम शासक। 1311 के अंदर आपका एके का अधिकार हो गया था। 1311 ईस्वी में एके का अधिकार। और यहाँ पर देखो विश्वासघात किसने किया था? ये विश्वासघात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हुए रीट के अंदर। विश्वासघात किया था आपका बिक्का दहियानी। किसने किया था? आपके बिक्का दहियानी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पर जगमाल की बात करें तो जगवाल आप याद कर सकते हो, महाराणा प्रताप के भाई से। दत्तानी का युद्ध हुआ था आपका सिरोही से संबंधित। कौन सा? दत्तानी का युद्ध हुआ था, आप सबने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये बार बार। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा, बर सिंह हाड़ा, रतन सिंह हाड़ा। तो कौन थे आपके? बर सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे आपके? बर सिंह हाड़ा थे जिन्होंने आपकी बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था आपका? जो क्वेश्चन सारे पूछ ले जाते हैं। कब करवाया? 1354 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और ये जो तारागढ़ दुर्ग है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तारागढ़ दुर्ग की बात करें यहाँ पर तो ये तो प्रसिद्ध कितने अपने भित्ति चित्रों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? आपकी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। चित्रकला की बात करें तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है तारागढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तारागढ़ में आपकी तोप है एक, कौन सी? गर्भ गुंजन। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि गर्भ गुंजन तोप किस किले में रखी गई है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। किसमें? अजमेर वाले में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह से बात करें, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी आपकी
पत्नी की बात करें, जो क्वेश्चन यहाँ पर निर्माण काल से पूछा है तो पत्नी का बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी पत्नी थी आपकी नाथावती। कौन थी आपकी? नाथावती। तो इन नाथावती ने कौन सी बनाई? आपकी रानी जी की बावड़ी बनाई थी। कौन सी? रानी जी की बावड़ी। काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। बुद्ध सिंह के समय आपको पता था इनकी रानी कौन थी आपकी? इनकी रानी थी आपकी अमर कंवरी। कौन थी आपकी? अमर कंवरी, जो आपके शायद जय सिंह था आपका जयपुर। अमर कंवरी की बात करते हैं, अमर कंवरी थी। तो इन्होंने आपके राखी भेजी थी किसको? मराठाओं को। किसको? मराठाओं को। और पहली बार आपके मराठा आए थे आपके, पहली बार मराठा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में मराठा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि पहली बार मराठाओं का हस्तक्षेप कौन सी रियासत के अंदर हुआ था? तो बूंदी रियासत के अंदर, बूंदी रियासत के अंदर हुआ था। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है। रतन सिंह हाड़ा की उपाधि पूछी जाती है। इनकी उपाधि क्या थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो उपाधि के बारे में पूछा जाता है। सर बुलंद राय, सर बुलंद राय। आप जब पाठ्यक्रम जो आपके टॉपिक वाइज जब एमसीक्यू करवाए थे ना, उसको देखोगे तो और भी मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देखो मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया आपको। वह शासक कौन जो स्वयं को कृष्ण दास कहता था? राव राम सिंह, राव अर्जुन सिंह, राव मुकुंद सिंह या राव भीम सिंह? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? 17 का राइट आंसर हो जाएगा राव भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 4। कहाँ का शासक था आपका? कोटा का शासक था। कोटा शासक थे आपके। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोटा शासक था। और इसके यहाँ पे देखो क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, जैसे काल पूछा जाता है। इसका काल याद करना। भीम सिंह का काल कौन सा था आपका? 1707 में बने थे। और 1707 में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था 1707 में, ठीक है। वो भी पूछ लिया जाता है आपका। और इनकी उपाधि क्या थी आपकी? इनकी उपाधि थी आपकी महाराव। महाराव ये किसने दी थी आपकी? महाराव उपाधि किसने दी थी आपकी? बताओ भाई। फर्रुख सियार ने। जो मुगल सम्राट थे, कौन आपके? मुगल थे आपके फारूक सियार भी आता है आपका, फर्रुख सियार, ठीक है। यह उपाधि किसने दी थी आपकी? हाँ दी कृष्ण भक्त थे, इसी कारण इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कृष्ण दास भी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वही बात करें राम सिंह, राम सिंह के बारे में क्वेश्चन आपका काफ़ी बार क्वेश्चन आता है आपका। राम सिंह प्रथम थे आपके। तो इनके जो जज्जों का युद्ध होता है आपका, राम सिंह देते थे जब आपके जज्जों का युद्ध होता ना आपका। कौन सा? जज्वा का युद्ध, जाजुआ का युद्ध या जज्वा का युद्ध, कुछ भी आ जाए आपका। 1707 में। या आपके 1707 में किसके विरुद्ध साथ लड़ते हुए आपकी आजम के पक्ष में लड़ता हुआ वीरगति प्राप्त, साथ युद्ध किया और आपके वीरगति हो गए थे, आपकी वीरगति प्राप्त हो गए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जज्जों के युद्ध में कोटा कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? तो राम सिंह आता है आपका, ठीक है। राम सिंह प्रथम आता है आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मुकुंद सिंह के बारे में बात करें तो मुकुंद सिंह की बात करें तो यह उत्तराधिकारी युद्ध था कौन सा आपका? शहजादे उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर मुकुंद सिंह आपका जो उत्तराधिकारी युद्ध 1658-59 में धर्ममत का युद्ध हुआ था ना आपका, धर्ममत युद्ध। इसके अंदर आपकी बात करें किसका? संयुक्त सेना से वीरगति को प्राप्त हुई थी आपकी। धर्ममत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, वीरगति। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे कि धर्ममत के युद्ध में कोटा कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ? तो राम मुकुंद सिंह। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। मांगरोल का युद्ध, बारह का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बताओ भाई, बारह का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? महाराव शत्रुसाल प्रथम, सवाई माधो सिंह, महाराव शत्रुसाल प्रथम या झालाझाल सिंह, झाला जालिम सिंह या सवाई माधो सिंह? तो झाला जालिम सिंह और राव किशोर सिंह के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें विजय किसकी होती? जालिम सिंह की, ठीक है। झाला जालिम सिंह की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कछुआ शासकों की प्रारंभ राजधानी। देखो ये पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। और मैंने बताया भी था कछुआ शासकों की राजधानी के बारे में, कल भी बताया था मैंने, आज भी बताया था। कछुआ शासकों की बात करें तो सबसे पहले आपके दुल्ले राय थे, आपके दुल्ले राय थे ना। दुल्ले राय ने किसको राया था? बड़गुजरों को राया था। किसको? बड़गुजरों को राया। और राजधानी कहाँ पर स्थापित किया? आपकी दौसा के अंदर। फिर आपके दुल्ले राय ने राजधानी कहाँ पर स्थापित किया? आपकी जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। फिर आपके कौन आए? आपके कोकिल देव, कोकिल देव, सारे फट चुके। तो यहाँ पर देखो जमुआ रामगढ़ मीणाओं को राया था। किसको? मीणाओं को, मीणाओं को राकर किसने? दुल्ले राय ने। फिर कोकिल देव आए थे आपके। कोकिल देव ने बात करें 1207 में,
1207 ईस्वी में राजधानी कहाँ पर स्थापित की? आमेर। कहाँ पर स्थापित की? आमेर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, बार बार क्वेश्चन आया। फिर आपकी बात करें जो स्वाय जय सिंह थे आपके, जय सिंह आपके स्वाय जय सिंह की बात करूं, इन्होंने राजधानी कहाँ पर स्थापित की? जयपुर। 1727 में, 1727 में कहाँ पर स्थापित हो गया? आपकी जयपुर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी शुरू से, इनका क्रम पूछा था। तो प्रारंभिक राजधानी पूछी है तो आपकी दौसा थी, प्रारंभिक राजधानी दौसा थी आपकी, ठीक है। दुल्हे राय ने बनाई थी, कब? आपकी 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्रम भी दिया हुआ आपका, 1 थी, 2 थी, 3 थी और 4 थी, चारों क्रम भी दिया हुआ है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे। मान सिंह ने राज्याभिषेक के बाद सर्वप्रथम किसे मुगल अधीनता स्वीकार की? तो मान सिंह की बात करें तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1589 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। तो 1589 के पहले तो बात ही नहीं कर सकते आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो गिरदौर के पुरनमल को रहता कहाँ पर? आपकी बिहार के अंदर, बिहार अभियान के दौरान, तेज दौरान। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। चौहान राजवंश की निम्नलिखित शासकों का कालक्रम बताइए। तो आप सभी को बताइए, तो क्वेश्चन आप खुद ही भी कर सकते हो। कौन सा था? देखो पहले आए थे आपके गुहक प्रथम। कौन आए थे आपके? गुहक प्रथम। तो पहला 3 देखो किसमें आ रहा है? तो पहला इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुहक प्रथम के बाद में चंद्र राय आए थे, वाघपति राज आए थे, फिर आते आपके गोविंद तृतीय। वाघपति राज के 2 पुत्र थे, दोनों को याद करना, 2 पुत्र, ठीक है। एक पुत्र था कौन? आपका लक्ष्मण देव चौहान, लक्ष्मण देव चौहान, जिसने नारडोल शाखा की स्थापना की थी। किसकी? नारडोल शाखा की। एक थे आपके सिंहराज, ठीक है। और प्रत्यारों को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? वाघपति राज ने। प्रत्यारों को सर्वप्रथम वाघपति राज ने किया था, ठीक है। और स्वतंत्र रियासत किसने घोषित की थी? आपकी गुहक प्रथम ने। सारे क्वेश्चन बताएं आपको, देखना अजमेर राजवंश आपका सारा का सारा अच्छे से करवाया हुआ है। देखो 1734 में आपके उल्टा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों का शेष सुमिलित नहीं है, शेष सुमिलित नहीं है। बताओ भाई कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपका और आता भी है। देखो सबसे पहले हुड्डा सम्मेलन की बात करें तो हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? हुड्डा सम्मेलन होता है आपका 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को कहाँ पर होता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर होता है? आपका भीलवाड़ा के अंदर होता है। शासकों की बात करें तो कौन सा? देखो जोधपुर के विजय सिंह थे। जोधपुर कौन थे आपके? विजय सिंह थे क्या? यही गलत हो जाएगा, जोधपुर के विजय सिंह नहीं थे, पहला ये सुमिलित है। बाकी नागौर के भक्त सिंह थे, कोटा के दुर्जन सिंह थे, बूंदी के दलेल सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के कौन थे फिर? जोधपुर के आपके अभय सिंह थे। कौन थे आपके? अभय सिंह, जोधपुर के इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कछुआ शासक स्वायजय सिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है? देखो उल्टा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो इसमें तो पहला ही हो जाएगा। उल्टा सम्मेलन की अध्यक्षता इसने नहीं की थी। उल्टा सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी? आपकी जगत सिंह द्वितीय ने की थी, सेकंड थे आपके। और कहाँ के थे आपके? बताओ भाई। अरे मेवाड़ के थे, जगत सिंह द्वितीय। आप सभी ने सुना होगा जगत सिंह महाराणा। अभी मेवाड़ पढ़ा नहीं ना, तब आपको याद नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखो नक्षत्रों की गति गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, नागढ़ या सुदर्शन किले का निर्माण करवाया, अश्वमेध ये का स्थापना करवाई, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा आपके जगत सिंह या आपके स्वायजय सिंह बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। वेधशाला की बात करें, वेधशाला का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बनाई थी? आपकी 6, और 6 की 6 आप कमेंट के अंदर रखो कहाँ कहाँ पर बनाई थी, बताओ भाई। अरे 5 बनाई थी, मैंने 6 लिख दिया, 5 बनाई थी, ठीक है। कभी बनाई थी? 5। कहाँ कहाँ पर बनाई थी? जैसे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, मेरा सब कुछ बताया हुआ आपको, एक एक चीज़ बारी बारी से। नेक्स्ट नागौर दरबार। देखो सबसे पहले तो नागौर दरबार कब होता है ये याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन देखते ही याद होना चाहिए। 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में। देखो लूणकरण थे, मूलराज थे, दूधा थे, हराय थे। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के शासक कौन थे? तो 24 में राइट आंसर हो जाएगा हराय, ठीक है। आज करवाया आपको सुबह ही। मूलराज के समय आपका जैसलमेर का प्रथम शाखा होता, ठीक है। प्रथम शाखा होता मूलराज के समय, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लूणकरण के समय आपका अर्ध शाखा होता है, ठीक है। कौन सा होता है आपका? अर्ध शाखा। जैसलमेर में 3 शाखा होती है, अर्ध शाखा लूणकरण के समय होता, ठीक है। अब 1550 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में कौन था? अरे अमीर अली था। कौन था आपका? अमीर अली। कंधार शासक था आपका अमीर अली, इसको शरण दी थी और इसने भेष बदलकर अधिकार करने का दुस्साहस किया था।
और ये आपका मारा भी गया था अमीर अली, ठीक है, और इसी के साथ आपके लूणकरण भी मारे गए। हर शाखा 3 शाखा होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर शासक कौन था? भरतपुर शासक कौन था आपका? तो बलजिंदर सिंह था, बलवंत सिंह था, जवाहर सिंह था या जसवंत सिंह? तो जसवंत सिंह था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाट शासक थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करौली के जो मदन मोहन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने बताया था गोपाल पाल, आज ही बताया था सुबह ही, ठीक है। और कल्याणपुर किसने बसाया था? कल्याणपुर बसाया, यह किसने बसाया था भाई? अर्जुन पाल। किसने? आप ये अर्जुन पाल ने, ठीक है। विजय पाल दे रखा है, विजय पाल की बात करें, ये आपके थे, स्थापना की थी इसने, स्थापना, ठीक है, करौली में यादव वंश की, यादव वंश की स्थापना की थी। कब आपकी? 1040 ईस्वी में। कब की थी आपकी? 1040 ईस्वी में की थी। और राजधानी कौन सी थी इनकी? राजधानी थी आपकी बयाना, बयाना राजधानी थी। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है भाई, याद रखना। धर्मपाल द्वितीय की बात करें, इन्होंने करौली को राजधानी बनाया था, करौली को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है 1650 ईस्वी में, कब बनाया था? 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाया था। किसने? धर्मपाल द्वितीय ने, धर्मपाल द्वितीय ने करौली को राजधानी बनाया। मदन पाल की बात करें, मदन पाल को एक उपाधि दी थी अंग्रेजों के द्वारा, काफ़ी बार पूछी जाती है, कौन सी? इन्होंने कोटा के शासक की सहायता भी की थी 1857 क्रांति के दौरान। कौन सी थी आपकी? ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार, स्टार ऑफ इंडिया। तो ये उपाधि किसको दी थी आपकी? मदन पाल को दी थी। किसने? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो चारों शास्त्रों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, और आज सुबह ही पढ़ाई आपको, आज सुबह ही करवाया था एक क्वेश्चन, आपको अच्छी तरीके से आपको सुबह करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट, फिर से रिविजन करवा दिया आपका। आबू के परमार वंश के संस्थापक थे, आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? धूमराज, उत्पलराज, धंधुक या धारावर्ष? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धूमराज। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धूमराज, ठीक है। और इनकी वंशावली प्रारंभ कहाँ से होती है आपकी? वंशावली प्रारंभ की बात करें तो वंशावली प्रारंभ होती है आपकी उत्पल राज से। किससे होती है आपकी? उत्पल राज से आपकी वंशावली प्रारंभ होती है। और परमार शासकों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका धारावर्ष से, ठीक है। धारावर्ष से आपका इंपॉर्टेंट है, आज सुबह भी बताया था मैंने, ठीक है। धारावर्ष से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। शक्तिशाली शासक था नहीं, परमारों का शक्तिशाली शासक था, 1163 से लेकर 1219 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और परमारों का शक्तिशाली शासक पूछ लिया जाता है कि परमारों का शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक तो कौन थे आपके? धारावर्षी थे। कौन थे आपके? धारावर्ष थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मंडोर के पतियार वंश की वंशावली के शासक से शुरू होती है। यहाँ पर गुजर पतियार वंश से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हरिश्चंद्र, रजील, भोगभट या आपके नागभट्ट प्रथम। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रजील से प्रारंभ होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बात करते हैं हम आपके पतियार वंश की, तो यहाँ पर संस्थापक की बात करते हैं सबसे पहले। तो संस्थापक कौन थे आपके? तो संस्थापक थे आपके हरिश्चंद्र। कौन थे आपके? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र आपके संस्थापक थे, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे। और वहीं बात करें हरिश्चंद्र की, तो आपका गठियाला अभिलेख में, गठियाला अभिलेख में क्या बताया गया इनको? गठियाला अभिलेख में बात करें तो इनको बताया गया आपका, अभी फटेंगे कल अपनी क्लास भी होगी आपकी पतियार की, ठीक है। ये पतियार ही छोड़ा था हमने, पतियार ही अपना बाकी रहा था। रॉयल सिद्धि, रॉयल दी भी बोलते हैं इसको, रॉयल दी भी कहते हैं, ठीक है। रॉयल दी उपाधि मिलती है, ठीक है। और इसी अभिलेख में बात करें इसको ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया आपके? ब्राह्मण बताया गया। सीधा सीधा बात करते हैं। और हमने पढ़ा इन्होंने कि इनके तीसरे पुत्र थे आपके, हरिश्चंद्र के जो रजिल थे वो कौन से पुत्र थे आपके? तीसरे पुत्र। और इससे मानी जाती है आपकी कौन सी शुरुआत? मंडोर की वंशावली की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। नागभट्ट प्रथम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों पूछा जाता है कि ये पोता था किसका? पोता इसका था आपका रजील का, रजील का ये पोता था, ठीक है। वैसे बात करें मैं इसी प्रकार से याद करता हूँ। इन्होंने जो राजधानी है ना, इन्होंने जो राजधानी है
वो कहाँ से कहाँ तक स्थापित किया भाई? मंडोर से मेड़ता स्थापित की। मंडोर से मेड़ता राजधानी किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर परिस्थिति, देखो सबसे पहले ग्वालियर परिस्थिति है तो ये किसके काल में लिखी गई थी? काल की बात करें तो ये आपके भोज प्रथम के काल की, इसके भोज प्रथम के काल की। लेकिन नारायण की उपाधि या बात करें तो किसको बोला गया? आपका नागभट्ट प्रथम बोला गया है। क्यों बोला गया नारायण की उपाधि? मलेच्छु का दमन करने के कारण, मलेच्छु का दमन किया था इसने, इसलिए इनको नारायण की उपाधि दी गई थी। ठीक, किसको? नागभट्ट प्रथम को। और मलयद कौन थे? आपके जुनैद को पराजित किया था इसने। किसको? जुनैद को पराजित। वही बात करें आपके नागभट्ट प्रथम की, तो नागभट्ट की जो शाखा थी आपकी, जो नागभट्ट ने आपकी बात करें आपके नागौर और आपके बीनवाल जालोर और आपका जो उज्जैन थी, उज्जैन शाखा के संस्थापक कौन थे? आपके उज्जैन शाखा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और ये क्या कहलाते थे? आपके नागावलोक कहलाते थे। नागावलोक कहलाते थे दरबार आपके, कौन से? बीनवाल और जो उज्जैन थे शाखा वहाँ पर, और इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने की थी। तो यहाँ पर ग्वालियर प्रशस्ति है तो इसके बारे में देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके जो भोज प्रथम के काल की तो थी, तो साथ साथ ये भी जान लेते हैं आपकी इसकी रचना किस में थी? आपकी रचना की बात करें तो संस्कृत भाषा में थी। कौन सी में? संस्कृत में। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी बालादित्य। लेखक कौन थे इसके? बालादित्य थे, बालादित्य थे। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही नागभट्ट प्रथम बात करें, या आपका नागभट्ट द्वितीय की बात करें, ये वत्सराज के बाद में आते हैं। आपके वत्सराज के पुत्र थे। उत्तराधिकारी की बात करें, कन्नौज को राजधानी बनाया था इन्होंने। किसको? कन्नौज को राजधानी। और ये भी पूछा जाता है कि गंगा में डूब के मृत्यु किसकी हुई? आपकी नागभट्ट द्वितीय की। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में सही है, सही नहीं है, ये पूछा है। तो इनके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। बिल्कुल राइट, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने की थी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है आपका। इनके समय ओसिया के मंदिर समूह का निर्माण हुआ। बिल्कुल हुआ। ठीक है, इनके दरबार को नागालोक दरबार नहीं कहा जाता था। नागालोक दरबार किसके दरबार को कहा जाता था? सर्वप्रथम बात करिए आपके नागभट्ट प्रथम को कहा जाता था, नागभट्ट प्रथम। इनके दरबारी कवि थे उद्योतन सूरी। कोलमाल्या रचना की। बिल्कुल राइट, कोलमाल्या की रचना कहाँ पर की थी? आपकी जालौर दुर्ग में की थी। किसमें की थी? जालौर दुर्ग में। पहली बार मरू भाषा का उल्लेख मिलता है। मरू भाषा का उल्लेख पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान की मरू भाषा को उल्लेख किसमें मिलता है? कोलमाल्या में मिलता है, जो जालौर दुर्ग में लिखी गई थी उद्योतन सूर्य के द्वारा। इनके एक और थे आपके, एक और थे दरबारी कवि। कौन थे आपके? जिनबद्र सूरी, जिन्हें हरिवंश पुराण लिखी थी। जिनबद्र सूरी, जिन्होंने क्या लिखी थी? आपकी हरीश पुराण लिखी थी। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो चंवर शाही सिक्के किस रियासत में चलते हैं? इंपॉर्टेंट है, और आज ही बताया था मैंने टोंक में चलते थे। किसमें? टोंक के अंदर चलते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज ही बताया था मैंने, नवाब वजीरुद्दौला बताया था ना आज ही। ठीक है, राव चंद्र सेन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथनों का मैं चयन करना था आपका 32 में, आपके सही कथनों का चयन करना था। तो कथन कहाँ पर दे रखे? आगे दे रखे थे। हाँ ठीक है। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया। बिल्कुल किया। ठीक है, भाई उदय सिंह ने बोला था अकबर को जाकर। ठीक है, जो चंद्रसेन के 2 भाई थे वो आपके अकबर को जाकर बोले थे। ठीक है, चंद्रसेन का पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों पर रणनीतिक प्राथमिकता दी। बिल्कुल राइट। राव सुखराज, सुजा, देवीदास और चंद्रसेन साथी थे। बिल्कुल राइट। तीनों कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरे मारवाड़ का बिस्रा प्रताप का अब अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिस्रा राजा, काफ़ी उपनाम दिए जाते हैं आपके। ठीक है, छापामार युद्ध पद्धति के जनक कौन थे? आपके चंद्रसेन थे। ठीक है, बात करें देखिए मारवाड़ का भूला बिस्रा राजा बोला जाता है भाई इसको। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी कौन था? चंद्रसेन था। छापामार युद्ध पद्धति का जनक, युद्ध पद्धति के प्रवक्ता भी बोला जाते हैं। ठीक है, किसने लिखी थी? सबसे पहले आपके चंद्रसेन ने की थी। और रायसेन कब आए थे आपके इनको?
बीकानेर की रायसेन, देखो फटेंगे हम सभी, चंद्रसेन भी फटेंगे। अभी हमने क्लास नहीं ली आपकी राजवंश की, जो राठौड़ रह गए आपके और आपके मेवाड़ रह गए, इनके दो की राजवंश की क्लास नहीं हुई। यह आया था आपकी 1575 ईस्वी में, ठीक है। राजसिंह को जो किला का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था, खालसा भी घोषित किया गया था। सारे के सारे हम फल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से जोधपुर के आना सागर का निर्माण, जोधपुर में से किसने जोधपुर में आना सागर का निर्माण करवाया? अतिरंगे, जसवंत दे, जसमादे या फूला बठियाणी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अतिरंगे ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आवल बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा। देखो आवल बावल की संधि किसे हुई थी आपकी, किन किन के मध्य हुई थी आवल बावल की? ये तो कुंभा थे, कुंभा हुए, और कौन थे? राव जोधा। कौन थे आपकी? राव जोधा। और कब हुई थी आपकी? 1453 ईस्वी में। कब हुई थी? 1453 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है। और मध्यस्थता किसने की थी आपकी? मध्यस्थता की बात करें तो अंसाबाई ने। किसने की थी आपकी? अंसाबाई ने, ठीक है। ये बाधा जून से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी, उससे चंद्रसेन के साथ बात करते हैं। दोबारा फटेंगे अभी इनको, तो राइट आंसर आपका हो जाता है सोजत पाली। सोजत कहाँ पर पड़ता है आपका? पाली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, पाटन का युद्ध कब हुआ था? पाटन का युद्ध कब हुआ था आपका? पाटन का युद्ध होता है जून 1790 ईस्वी के अंदर, ठीक है। पाटन आपके नेम का थाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? किसी भाषा वैज्ञानिक ने, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? किसने मानी है भाई आपकी? पुरुषोत्तम मनारिया ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। वही बात करें आपके हीरालाल माहेश्वरी ने, हीरालाल माहेश्वरी ने किसकी मान ली आपकी? मरुगुजरी अपभ्रंश से मारी। किसकी? मरुगुजरी अपभ्रंश माना है, ठीक है। हीरालाल माहेश्वरी ने, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। सुनीत कुमार चटर्जी की बात करें, इन्होंने किसकी मानी आपकी? उत्पत्ति की बात करें, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो ये मैंने शुरू में अपनी एक क्लास है भाषा साहित्य की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपनी बात करूँ, प्लेलिस्ट देखना आप, प्लेलिस्ट भाषा व साहित्य, भाषा व साहित्य, ठीक है। कंप्लीट करवाई हुई आपकी, कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से आपके एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाई गई है। पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। और 6 वीडियो के अंदर आपके 6 वीडियो आपके लगभग 6 वीडियो के अंदर बहुत ही एमसीक्यू करवाए गए। सारे के सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए, उनके आधार पर आपको सारा ये तैयार करवाया गया था। सारा आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। श्री देवरिया ने भी कौन सी मानी है आपकी? श्री देवरिया की बात करें, इन्होंने आपकी कौन सी मानी है आपकी? मरुगुजरी अपभ्रंश से मानी है, ठीक है। तो सारे के सारे आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया? नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभक्त किया? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई। 2, 3, 4 या 5? बताओ भाई। नरोत्तम दास स्वामी की पूछी यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 4 भागों बांटा है। तो 4 को कौन से बताते? 4 बताते, देखो आपकी पहली थी आपकी गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश। दूसरी कौन सी बताती मैंने? प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी। तीसरी कौन सी बताती? मध्य राजस्थानी, मध्य राजस्थानी। चौथी कौन सी बताती है? आधुनिक राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी, ठीक है। याद करना दोस्तों। ये बताती है आपकी 18वीं सदी तक थी आपकी। चरणों की बात करें प्रोफेसर नरोत्तम जोशी के अनुसार, और इन्होंने गुजरात और राजस्थान को एक ही माना था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 30, दहाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो उदयपुर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है आपकी? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो शाहपुरा, देखो 2 है, शाहपुरा 2 है आपकी, 2 शाहपुरा है आपकी। 2 की बात करते हैं, ये तो आपका शाहपुरा जयपुर है, शाहपुरा जयपुर। ये मैं बार बार बताता हूँ आपको, वहाँ पर भी मैंने बहुत बार नोट लगा के लिखाया है आपको, ठीक है। शाहपुरा जयपुर की बात करें आपकी, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है आपकी? 84 बोली जाती है। कौन सी? 84। यहाँ पर ऊँचो मत हो जाना। एक दूसरा पहला शाहपुरा बात करते हैं। दूसरा शाहपुरा कौन सा आपका? भीलवाड़ा वाला। कौन सा आपका? शाहपुरा भीलवाड़ा। और यहाँ पर कौन सी बोली जाती है दोस्तों? यहाँ पर बोली जाती है शाहपुरा भीलवाड़ा में आपकी खेराडी। कौन सी? खेराडी। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो किसके ऊपर बोली है? आपकी मारवाड़ी की।
उपबोली की बात करें तो किसकी आपकी मारवाड़ी की। किसकी उपबोली आपकी मारवाड़ी की। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ी की। और ये किसकी उपबोली आपकी ढूंढाड़ी की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, किसनगढ़ की बात करें आपकी, किसनगढ़ में कौन सी बोली जाती है, किसनगढ़ में किसनगढ़ी बोली जाती है आपकी, सीधी सीधी आपकी पूछी जाती है। किसनगढ़ के अंदर कौन सी, उदयपुर में आपकी बताई थी मैंने कौन सी आपकी दहाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी बोली आपकी दहाड़ी आ सकता है, मेवाड़ी बोली जाती है आपकी वैसे उदयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आपके, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, कथन कहाँ पर दे रखे हैं आपके, ये रहे आपके कथन। उपरोक्त में से किससे संबंधित है, ये पूछा है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है इस बोली का प्रयोग सूर्यमल मिश्रण। अब देखो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण आ गया आपका। तो सूर्यमल मिश्रण आपको ये सब सीधे आना चाहिए। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे आपके, आड़ोती के थे। कौन से थे, हाड़ोती के थे सूर्यमल मिश्रण। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल। और इस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव है। तो हाड़ोती बोली होगी ना, सूर्यमल मिश्रण हाड़ोती के थे, तो हाड़ोती में लिखे थे अपने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी रचनाओं में इन्होंने ये लिखी थी। हाड़ोती आप सभी को पता है क्षेत्र कौन सा आपका। क्षेत्र की बात करें तो कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये सारे के सारे मेरे समझाए हुए हैं आपको। सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करवाए हैं। वीडियो देख लेना भाई, वीडियो देख लेना। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा ना, वो वीडियो देख लेना। सॉरी, वो क्या देख लेना, वीडियो देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था। मुड़िया लिपि का आविष्कार किसने किया था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। पृथ्वीराज ने, टोडरमल ने, कवि बाकीदास ने, मतरंग भारद्वाज ने। तो आपका टोडरमल। किसने किया था आपके, टोडरमल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट, 21 से 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा में प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु जयपुर में आयोजित किया जाता है कन्हैयालाल सेठिया साहित्य उत्सव, विजयदान देता उत्सव, सीताराम लालस साहित्य उत्सव, सूर्यमल मिश्रण उत्सव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देता उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया और मैंने सारे करंट करवाए हैं आपको। ठीक है, 25 फ्लैगशिप योजना भी आपको करवाई है। देखो, पंचगौरव योजना कौन सा विभाग है, क्रमभूमि मातृभूमि का बैंक कौन सा है, लाडो प्रोत्साहन योजना, अटल प्रगति पत्र। 11 अप्रैल को आपके 25 जो फ्लैगशिप योजना सम्मिलित की थी। देखो आपका चौथी बार रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। ये आपका देखो, यहाँ पर बात करते हैं अटल प्रगति पत्र का ग्रामीण विकास विभाग नहीं है, इसका कौन सा था आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग था। कौन सा था आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें तो लाडो प्रोत्साहन योजना मैंने वहाँ पर भी बताई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना कौन सा आपका, बताओ भाई। महिला अधिकारिता विभाग, बिल्कुल राइट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्तमान 1.5 लाख रुपये वाली याद करना, 1.5 लाख मैंने सारे समझाए हुए आपको। क्रमभूमि मातृभूमि अभियान, ये कौन सा था आपका, पंचायती राज विभाग नहीं था इसका। क्रमभूमि मातृभूमि था आपका भूजल विभाग। कौन सा आपका, भूजल विभाग। ठीक है, पंचगौरव का आयोजन विभाग था। हमें क्या पूछा है कि उपरोक्त में से सही युग्म की बात करें तो आपका पहला सही है और आपका कौन सा सही है, आपका तीसरा सही है। तो यहाँ पर देखो केवल 2 युग्म। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो करते भाई निम्न कथनों पर विचार। यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, नहीं रहेगी, यह आपका गलत हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्कों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, बिल्कुल राइट। यह नीति अंतर्गत इस आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अप्रैल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। उपरोक्त में से सत्य कथन है तो बी और सी सही है, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कब तक रहेगी आपकी फरवरी की बात करें तो फरवरी कब रहेगी आपकी, 2027 तक नहीं, आपकी 2029 तक रहेगी। कब रहेगी आपकी, 2029 तक। ठीक है, और यहाँ पर बात करें इसकी प्रारंभ कब बताइए आपकी, प्रारंभ कब हुई थी आपकी, तो मैंने सारे बताई हुई। देखो 31 मार्च 2025 को ये प्रारंभ हुई थी, 31 मार्च 2025 को प्रारंभ हुई थी। नोडल विभाग कौन सा था इसका, नोडल विभाग की बात करें सारे बताए हुए पॉइंट टू पॉइंट। तो नोडल विभाग कौन सा था आपका, नोडल विभाग था आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपकी राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी का उद्योग विभाग कौन सा था, आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट डे को बात करते हैं हम। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंध समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा की जा रही है? अनिता बघेल, मंजू बागमार, कल्पना चौधरी, रितु बनावट। तो मैंने क्या बताया था आपको 44 में, क्या बताया था मैंने? अरे मैंने बताया था कल्पना चौधरी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 45। अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो में स्पर्धा राजस्थान किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? तो ये भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था। ऑप्शन नंबर 2 ललिता मेहलावत। कौन सी थी आपकी? ललिता मेहलावत। कब आयोजित हुई थी ये आयोजित हुई थी, बात करें आपके 15 से 18 अप्रैल, 15 से 18 अप्रैल। ठीक है, सारे सारे करवाए हुए। ठीक है, स्कोर कितना था आपका ललिता का? ये स्कोर याद करना दोस्तों, स्कोर कितना था आपका? तो स्कोर था आपका 41.30 मीटर। कितना था आपका? 41.30 मीटर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 41.30 मीटर। और पदक कौन सा जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। पदक की बात करें तो कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक दिया हुआ भी आपका कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं 46। हाल ही राजस्थान सरकार द्वारा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम, उत्तम होगा राजस्थान संकल्प साकार करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बताया था आपका। तो वह आपकी मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह में बालकों के समूह निःशक्त बालक जोड़ा गया था? तो ये मैंने करवाया था आपको। आरटी एक्ट 2009 की क्लास देखना, आरटी 2009 की क्लास देखना आपका क्लास। ठीक है, पूरा वीडियो है यहाँ पर, पूरा वीडियो। इसमें तो भाग 4 तक ही पूछा गया था। पूरा वीडियो देखना और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। तो कल वो एक आपका माइनर टेस्ट चेक करवाया था मैंने, तो उसकी क्लास 1.5 घंटे की आ भी है क्लास की। तो यहाँ पर 47 के लेकर देखो, 47 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2012 के अंदर। तो मैंने बताया था आपको निःशक्ता, मैंने ऐसे बताया था, मैं सही लिख रहा हूँ ना? ठीक है, दोनों शब्द बताए थे मैंने, गंभीर निःशक्ता। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 2012 में, संशोधन हुआ था। ठीक है, 2012 में। नेक्स्ट है वो बात करते हैं आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय श्रेणी में सम्मिलित है। विद्यालय श्रेणी में सम्मिलित है। समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित विद्यालय बिल्कुल है। विनिर्दिष्ट वर्ग का विद्यालय भी सम्मिलित है। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय भी सम्मिलित है। सहायता प्राप्त विद्यालय भी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आरटीआई अधिनियम 2009 में समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकार द्वारा कानून लागू होने से 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने के कर्तव्य का उल्लेख है। धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 8 में। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? धारा 6 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तो यहाँ पर बात करते हैं धारा 5 में, तो क्या थी धारा 5 में? हमने क्या पढ़ा था? स्थानांतरण। क्या पढ़ा था हमने? स्थानांतरण पढ़ा था। ठीक है, धारा 5 में भाग 2 का ये आपका किसी दो भाग 2। और धारा 6 से कौन सी पढ़ी थी हमने? भाग 3 पढ़ा था हमने। भाग 3 में बात करें धारा 6 से 11 थी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, धारा 6 से 11 पढ़ी थी। इसमें धारा 6 क्या थी आपकी? 6 क्या थी आपकी? समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य। समुचित सरकार, वापस लिख रहा हूँ सारे और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। करने के कर्तव्य। ये थी आपकी किसमें? धारा 6 के अंदर। धारा 7 क्या थी आपकी? तो धारा 7 देखो यहाँ पर, धारा 7 क्या थी आपकी? वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। ये थी आपकी धारा 7। धारा 8 में क्या थी भाई आपकी? स्थानीय प्राधिकारी थे क्या? धारा 8 में थे आपके समुचित सरकार कार्य कर्तव्य। ठीक है, ये सारी की सारी हमने पढ़ी थी आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार
कि कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर धारा 8 में मैंने क्या बताया, समुचित कर्तव्य। ठीक है, आगे ना क्वेश्चन कौन सा नहीं है आपका, समय पर पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना, यह बिल्कुल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना नहीं है। धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना बिल्कुल है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। सही कथनों की हमें पहचान करनी है, मैंने सारे के सारे करवाए आपको। प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, ठीक है, बिल्कुल है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, बिल्कुल है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु का समस्त बालकों का रिकॉर्ड करना, नहीं। तो सही कोड की बात करें तो आपका 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है धारा 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। देखो धारा 14 के अंदर प्रवेश के लिए आयु सबूत, तो बिल्कुल है, सही सम्मिलित है। धारा 15 के लिए प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना, बिल्कुल है, सही है। धारा 18 के अंदर अनुसूची में संशोधन की शक्ति, तो ये आपके धारा 20 के अंदर है। इसमें धारा 20 के अंदर मैंने सारे करवाए आपको, धारा 20 में और धारा 22 में विद्यालय विकास योजना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3। धारा 18 में क्या है फिर, धारा 18 के अंदर क्या है आपका, विद्यालय की मान्यता प्राप्ति, विद्यालय की मान्यता प्राप्ति। क्लास देख लेना, ठीक है, क्लास पूरी देख लेना, डिटेल से आपको अच्छे समझाया हुआ पूरा आरटी अपना प्लेलिस्ट में क्लास बनी हुई है। आरटी अधिनियम 2009 1 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से आपको समझाया एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने तो कौन सक्षम है, कौन सक्षम था भाई आपका, बताओ। 53 की बात करें तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, नहीं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की कौन सी धारा के अंदर थी, बताओ भाई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नहीं। राज्य सलाहकार परिषद आप कौन सी धारा में थी, बताना। समुचित सरकार, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बतानी किस धारा के अंदर है। देखे तो सही आपको भी याद है कि नहीं। नेक्स्ट, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति, जो आगे तो आवश्यक रूप से कम कितने देश सदस्य बच्चों के माता पिता या शिक्षकों में क्या हो गया, आधे, 1/3, 2/3 या 3/3। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 की बात करते हैं दोस्तों। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है एनसीटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कौन सा था आपका, एनसीटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दें, मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अभी आपके अगले टेस्ट में आएंगे, माइनर टेस्ट 8 में, इसलिए मैंने आपको कमेंट में पूछा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता देश के समय अर्जित होगी 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 57, आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। 10 वर्षीय जनगणना में की जा सकती है, हफ्तावार कार्य में की जा सकती है, विधानसभा और संसदीय चुनाव में की जा सकती है, पंचायती राज और स्थानीय निकाय को चुनाव में भी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। बताए हुए सारे आरटीए अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना हो। यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था, बिल्कुल हुआ था। यह अधिनियम भारत का 60वें वर्ष में अधिनियम 35वां था, बिल्कुल राइट, ये भी सही है आपका। 58 की बात करें, सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित हुआ, नहीं। कुल अध्याय बिल्कुल सत्य है। देखो 7 अध्याय, 39 धाराएं हैं आपकी, 1 अनुसूची, ठीक है। लोकसभा में कब हुआ आपका, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कब हुआ था आपका, 4 अगस्त 2009 को, और 20 जुलाई 2009 को किस में आया था आपका, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में। तो पहले राज्यसभा में आया था, फिर लोकसभा में आया था, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और 27 अगस्त को भारतीय
27 अगस्त की बात करें, 27 अगस्त को भारत के गजट में प्रकाशित तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीए अधिनियम 2009 किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसको पूरा किया जाना है? तो पाठ्यक्रम कौन से अध्याय के अंदर है भाई बताओ? 59 का राइट आंसर का जगह भाग अध्याय 5 के अंदर। किसमें? अध्याय 5 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीए अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पहल, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, संगठन निर्माण। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है संगठन निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किया गई प्रावधान की गई? असुविधाग्रस्त समूह, बिल्कुल निःशक्त बालक नहीं, बहुनिश्चित बालक नहीं, दुर्बल वर्ग के बालक। तो सही कोड की बात करें तो ए और डी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 का वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? बताओ भाई। 5वीं कक्षा में। 10 वर्ष का ना, तो 6 वर्ष का आपका 6 वर्ष का होगा ना, तब किसमें दिया जाता है? आपका पहली कक्षा में, फर्स्ट में। तो आप देख लो 10 वर्ष का तो 5वीं क्लास में हो जाएगा। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है? कब तक दिया जा सकता है? प्रस्तावित समयावधि अवधि के पश्चात भी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षक के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उपबंध करती है? कौन सी करती है भाई आपकी? बताओ। धारा 16, धारा 17, धारा 19, धारा 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का? ऑप्शन नंबर 2 धारा 17। धारा 2 हो जाएगी 17 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 धारा 17 के अंदर क्या आपके दंड से प्रतिषेध। धारा 16 के अंदर क्या था आपका? धारा 16 में था आपका रोकने व निष्कासन पर प्रतिषेध। रोकने व निष्कासन पर प्रतिषेध, इसको बताया गया था मैंने बहुत। इसमें 2019 वाला संशोधन देखना, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको संशोधन करवाया था। धारा 19 में क्या आपका? विद्यालय के मान व मानक। धारा 24 में क्या था आपका? शिक्षक के कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति पदों की संख्या 20 है, परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक कार्यरत है, नियुक्त है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए? बताओ भाई। 65 की 4 शिक्षक। क्यों? देखो 26 के आपकी केवल 10% खाली रह सकते हैं। कितने? 10% खाली रह सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने आपके 20 है, 14 तो पहले से, तो दो छोड़ सकते हैं, 10% रिस्क निकाल, तो 2 शिक्षक यानी 18 होने चाहिए, तो 4 शिक्षक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यह आपके यहाँ तक थे आपकी आरटीए अधिनियम। यह आपके उपागम आ गए, आपके शिक्षण के उपागम के क्वेश्चन, आपके शिक्षण के उपागम के जो प्रश्न है ये हम कल करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? हम कल करेंगे। अच्छे क्लास बनाएंगे, क्योंकि पूरी व्याख्या करेंगे, हर स्तर को बताएंगे, पूरे सिद्धांत वगैरह याद करेंगे। शिक्षण संबंधित पूरे जितने भी सिद्धांत थे आपके, उपागम थे 6। ठीक है, शिक्षण के संबंधित उपागम, शिक्षार्थी जो आपकी पाठ्यक्रम है उससे संबंधित उपागम, तो सारे के सारे क्वेश्चन है, सारों की व्याख्या करनी पड़ेगी। देखो संकल्प मानचित्र मैंने बताया था कौन था आपका उपागम, ये सारे के सारे हम कल करेंगे, दोबारा आपको अच्छे से समझेंगे ताकि आपका रिविजन हो जाए। मेन लक्ष्य अपना रिविजन है, पेपर एनालिसिस करना नहीं, रिविजन करना है। तो यहाँ तक क्लास आप कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर हमारा फटा हुआ था बहुत ही शानदार तरीके से। आरटीए अधिनियम बात करें आपके आरटीए 2009 के आगे का जो आपका भाग आएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आएगा आपका, नेक्स्ट टेस्ट जो आपका माइनर टेस्ट 8 है, इसमें भी आपका आरटीए अधिनियम 9 का कुछ पार्ट आएगा। ठीक है, वो आप याद कर लेना। इसके अलावा आपका आरटीए अधिनियम जो आपका राजस्थान के संदर्भ में बात करें 2011 नियमावली है, यह आपका नेक्स्ट टेस्ट में आएगा आपका माइनर टेस्ट 8 में। इसकी क्लास कल होगी, इसके भी क्लास लेंगे। साथ पाठ्यक्रम का एनालिसिस करना शुरू कर दिया गया है, तो इसकी क्लास कल मिल जाएगी आपको। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसकी वीडियो अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। जय हिंद।